नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए ब्योमकेश बख्शी सीरीज की कहानी विपदा का सहार। लेखक शरदेंदु बंदोपाध्याय। ब्योमकेश बख्शी जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। निराश होकर ब्योमकेश ने अखबार मेरी गोद में फेंक दिया और बड़बड़ाने लगा, कुछ नहीं, कहीं भी कुछ नहीं। इससे तो अच्छा है कि प्रेस वाले अखबार के पृष्ठों को खाली ही छोड़ दे, कम से कम छपाई का खर्च तो बचेगा। मुझे उसकी झुंझलाहट बर्दाश्त नहीं हुई। क्यों, क्या कुछ भी नहीं है अखबार में? तुम ही तो कहते हो कि दुनिया की सारी खबरें केवल वर्गीकृत विज्ञापनों में होती हैं। ब्योमकेश ने मायूसी में एक चिरुट सुलगाया और बोला, नहीं, कुछ नहीं, व्यक्तिगत सूचनाओं में भी कुछ नहीं। किसी ने विज्ञापन दिया है कि वह विधवा से शादी करना चाहता है। अरे विधवा ही क्यों, जबकि कुंवारी लड़कियों की तो कतार लगी है। जरूर उसके मन में कोई चोर बैठा है। हाँ, बात तो सही है, पर और भी तो कुछ होगा। और एक बीमा कंपनी ने तो इतना बड़ा इश्तिहार छापा है। वह संयुक्त रूप से पति पत्नी का बीमा करेगी और यदि किसी कारण से उनमें से एक की भी मृत्यु हो जाती है तो बीमा की सारी रकम जीवित साथी को मिलेगी। ये बीमा कंपनियां जीवन को इतना कष्टमय बना सकती हैं, यानी आदमी शांति से मर भी नहीं पाएगा। ऐसा क्या है इसमें? इसमें भी तुम्हें कोई गूढ़ दोष दिखाई देता है? बीमा कंपनी को तो प्रत्यक्ष रूप से कोई फायदा नहीं होने वाला है, पर क्या वह लोगों के दिमागों में अपराध का बीज बोने जैसा नहीं है? मैंने कहा, मैं समझा नहीं, जरा विस्तार से समझाओ। ब्योमकेश ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने हताशा से भरा एक निश्वास छोड़ा, अपने पैरों को मेज पर रखकर छत की ओर देखते हुए चिरुट का कश खींचने लगा। सर्दियों का मौसम था। क्रिसमस की छुट्टियां चल रही थीं। कलकत्ता वासी छुट्टियां मनाने शहर छोड़कर दूरस्थ स्थलों के लिए निकल गए थे और दूसरे शहर के वासी कलकत्ता घूमने आ गए थे। यह कहानी तब की है जब ब्योमकेश का विवाह नहीं हुआ था। अपने दैनिक कार्यक्रम के अनुकूल हम दोनों सुबह की चाय पर अखबार पढ़ रहे थे। 3 महीने की लंबी अवधि बिल्कुल खाली गुजरी थी। खाली बैठे बैठे ब्योमकेश जैसे मजबूत व्यक्ति में भी एक प्रकार की ऊब और निठल्लापन बैठ गया था। दिन भर खालीपन के दिन लुढ़कते जा रहे थे। हर एक दिन अखबार देखते हैं कि शायद कुछ मिल जाए, पर सब व्यर्थ। अखबारों में जो भी भरा होता हमारे लिए बेकार था। दिन बीतने के साथ साथ मन भी बोझिल होने लगा था। मैं कल्पना ही कर सकता था कि सोचने की ऊर्जा के अभाव में ब्योमकेश का मस्तिष्क कितना भूखा होगा। मैंने इस विषय में ज़्यादा चर्चा करना उचित नहीं समझा, क्योंकि मुझे लगा यदि मैं इसकी चर्चा करूंगा तो शायद कहीं यह ना सोच बैठे कि मैं उस पर निठल्ले का दोष मढ़ रहा हूँ। आज सुबह भी उसके निराश चेहरे को देखकर मुझे दुख हुआ, यह सोचकर कि जिस अंधी गली में वह फंसा बैठा है उससे बाहर निकलने के लिए वह स्वयं ही योग्य है। मैंने खालीपन की चर्चा छोड़ दी, चुपचाप अखबार के पन्नों में खो गया। सर्दियों में कलकत्ता सम्मेलनों और सेमिनारों का गढ़ बन जाता है। इस वर्ष भी सम्मेलनों की बाढ़ थी। अखबार वालों को अपने पन्ने भरने का भरपूर मसाला मिल रहा था। तरह तरह की खबरें, तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के विस्तृत समाचार। मैंने देखा इस समय कोई 6 से 7 सम्मेलन चल रहे थे। इसके अतिरिक्त दिल्ली में अखिल भारतीय साइंस कांग्रेस चल रही थी। बड़े बड़े दिग्गज वैज्ञानिक देश के कोने कोने से एकत्र होकर अपने सारगर्भित धुआंधार भाषणों से दिल्ली के प्रदूषण को और बढ़ा रहे थे। उनकी खबरों को पढ़ने से उत्पन्न जो सेकंड हैंड प्रदूषण मेरे मस्तिष्क झेल रहा था, वह निश्चित रूप से मस्तिष्क पर एक लौच छोड़ जाएगा। मैं अक्सर सोचा करता हूँ कि हमारे वैज्ञानिक काम करने से ज़्यादा बोलते क्यों हैं। वैज्ञानिक जितना बड़ा होगा उसका भाषण उतना ही बड़ा होगा। अगर कोई विमान या स्टीम इंजन का आविष्कार करे तो धुआंधार लेक्चर दे तो उससे सुनने का बनता है, पर जब तुम एक कीड़ा या उसके मारने तक की दवा नहीं बना सकते तो तुम्हारी लफाजी कौन सुनता है? सब की सब बकवास। साइंस कांग्रेस की खबर पढ़ते हुए एक नाम कुछ दिलचस्पी हुई। नाम था कलकत्ता के विख्यात प्रोफेसर और रिसर्चर डॉक्टर देव कुमार सरकार का। उन्होंने अधिवेशन में एक लंबा भाषण दिया था। ऐसा नहीं कि बंगाल के अन्य प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने भाषणों में सम्मेलन को लाभान्वित ना किया हो, पर प्रोफेसर देव कुमार सरकार के नाम पर नजर इसलिए पड़ी कि वे हमारे पड़ोसी हैं। हमारे घर से 2 मकान छोड़कर कोने वाला मकान उनका है।
यद्यपि हमारी उनसे जान पहचान नहीं थी, किंतु हम उनके बेटे हाबुल को जानते थे, जो हमारे यहाँ आया करता था। वह दरअसल में व्योमकेश का बड़ा प्रशंसक था। 18-19 साल का युवक हाबुल कॉलेज के छात्र था। वह आता और बड़ी श्रद्धा से व्योमकेश को ताकता रहता था और व्योमकेश मुस्कुराकर मन ही मन उसकी श्रद्धांजलि स्वीकार कर लेता। कभी कभी हम हाबुल को चाय पर भी बुलाते। उस समय उसके रोमांच का कोई अंत ना होता। इस लिहाज से भी मेरे मन में जिज्ञासा थी कि हमारे उस युवा मित्र के पिता ने अपने भाषण में क्या कहा। एक सरसरी निगाह डालकर मैंने पाया कि उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों को विकास में जो आर्थिक कठिनाइयां आती हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा की है। मैंने सोचा यदि मैं उसे जोर से पढ़कर व्योमकेश को सुनाऊं तो शायद व्योमकेश के बोझिल मस्तिष्क को कुछ राहत पहुंचे। यह सोचकर मैं बोला, सुना सुनो, हमारे हाबुल के पिता ने दिल्ली में क्या कहा है। व्योमकेश ने कोई उत्साह नहीं दिखाया और ना ही अपनी नजरों को छत के बीमों से हटाया। फिर भी मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। इस तथ्य को स्वीकार कर लेने में हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि कोई भी राष्ट्र वैज्ञानिक ज्ञान के बिना महान राष्ट्र नहीं बन सकता। यह आम धारणा बन गई है कि भारतीय वैज्ञानिकों में खोज और आविष्कार तथा उत्पादक रिसर्च करने की क्षमता नहीं है और इसी भारत के स्वावलंबी न हो पाने का एक प्रमुख कारण बताया जाता है। लेकिन यह धारणा बिल्कुल गलत है। इसका कोई आधार नहीं। इसका सबूत है हमारा गौरवमय इतिहास। यहाँ यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि भारत का प्राचीन काल ज्ञान और विज्ञान में इतना वैभवपूर्ण और उन्नतशील था, जिसके सूत्रों के बल पर ही आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति हुई और सुदूर क्षेत्रों में उसका विस्तार हुआ। आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन के 4 आधार स्तंभ हैं: गणित, खगोल विद्या, चिकित्सा और मूर्ति कला। इन चारों का जनक भारत ही है। फिर भी आज के युग में यह तर्क व्यर्थी कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी आविष्कार की अद्भुत क्षमता इसकी ओर अग्रसर है। ऐसा क्यों हुआ? क्या हमारी मानसिक ऊर्जा समाप्त हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके कारण कुछ और है जिसने हमारी योग्यता की ऊर्जा को निष्क्रिय बना दिया है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि और ज्ञानियों को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। उन्हें साधनों के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती थी। जब कभी धन की आवश्यकता होती तो वह राजकीय कोष से प्राप्त हो जाता था। राजकीय कोष की अकूत संपदा उनकी खोज और आविष्कारों के लिए हर दम उपलब्ध रहती थी। आर्थिक साधनों की चिंताओं से मुक्त रहकर ज्ञानी और वैज्ञानिक अपनी संपूर्ण ऊर्जा अपने शोध में लगाते थे और इसी के परिणाम स्वरूप उन्हें अपने प्रयासों में पूर्ण सफलता मिलती थी। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की दशा कैसी है? सरकारें वैज्ञानिक शोध को प्रश्रय देने से कतराती हैं। उधर समाज का आर्थिक रूप से सक्षम धनी वैभवशाली वर्ग भी अनुसंधान और शोध योजनाओं में खास दिलचस्पी नहीं रखता। ऐसी स्थिति में हमें सीमित साधनों में बंधकर अपना कार्य करना पड़ता है। यह ताज्जुब की बात है कि छोटी छोटी प्रयोगशालाओं में भी ऐसे आविष्कार हो जाते हैं जिसे देखकर सब वैज्ञानिक आश्चर्यचकित रह जाते हैं और अपने आविष्कार को दुनिया की नजर से बचाकर दूसरी खोजों में लग जाते हैं। वे जानते हैं कि वे अकेले हैं, उनकी सहायता के लिए कोई आने वाला नहीं है। ऐसी विचित्र स्थिति में किसी को अपनी खोज या आविष्कार बताने से भी भय खाते हैं, क्योंकि उन्हें भय रहता है कि जिस क्षण किसी को उनके आविष्कार का पता चल जाएगा, उसकी खोज का श्रेय वैज्ञानिक से छीनकर अपने पर ले लेगा, क्योंकि दुनिया में ऐसे चोरों की कमी नहीं है। इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है कि हमें आर्थिक सहायता दो, हमारे पास शोध व अनुसंधान के लिए अनियंत्रित साधन हो तथा वैज्ञानिकों को उनके आविष्कारों का श्रेय देने की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हम चाहते हैं। अरे बस प्रोफेसर के ज्ञान की चर्चा में यह भूल ही गया कि कोई और भी उसे सुन रहा है। व्योमकेश ने एकाएक बीच में काट दिया। बस इतना ही काफी है। क्यों, क्या हुआ? हमें यह चाहिए, हमें वह चाहिए, वह भी चाहिए। सुनते सुनते कान पक गए। बस दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। मैंने कहा, यही तो दोस्त, फेल होने के बहाने अनेक हैं। देव कुमार बाबू का भाषण पढ़कर लगता है कि देश के ज्ञानी और विज्ञानी भी काम चोरी की इस प्रवृत्ति से बरी नहीं है। व्योमकेश के उदास होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। वह बोला, हाबुल देखने में एक सीधा साधा लड़का दिखाई देता पर बुद्धिमान है। उसके पिता होने के नाते देव कुमार बाबू कैसे ऐसे फिजूल की बातें अपने लेक्चर में बोलते फिरते हैं? यह जरूरी नहीं कि बुद्धिमान लड़के का पिता मेधावी हो। क्या तुम प्रोफेसर सरकार से मिले हो? मैंने पूछा। मैं शायद नहीं मिला हूं, पर उनसे मिलने की लालसा भी नहीं हुई। लेकिन सुना है उन्होंने दूसरी शादी की है। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? और व्योमकेश ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली।
घड़ी ने 8:30 बजा। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, तो मैं पुतीराम से एक और कप चाय बनाने के लिए कहने जा ही रहा था कि ब्योमकेश आंखें खोलकर सीधा बैठ गया। मुझे सीढ़ियों से पदचाप की आहट सुनाई दी। कोई आ रहा है। उसने कान फिर से लगाए। हाबुल बोलते हुए फिर निराश मन से लेट गया। हाबुल ही है, क्यों आए? लगता है जल्दी में है। एक क्षण बाद दरवाजा खुलकर हाबुल तेजी से अंदर आकर बैठ गया। उसके मुंह की हवाइयां उठ रही थी, आंखों में भय था, जैसे कोई विभत्स घटना देखी हो। वह कोई आकर्षक लड़का नहीं था। मोटी थुल देह पर गोल चेहरा, हल्की घास जैसी दाढ़ी। वह व्याकुल दिखाई दिया। मैंने उठकर पूछा, ए हाबुल, क्या हुआ? लेकिन हाबुल पागल की तरह ब्योमकेश को देख रहा था, जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं। वह उठा और लड़खड़ाकर ब्योमकेश के नजदीक पहुंचा और बड़बड़ाया, ब्योमकेश दा सर्वनाश, मेरी बहन एकाएक मर गई। और वह जोर जोर से रोने लगा। ब्योमकेश ने हाबुल का हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बैठाया। कुछ देर वह वैसे ही रोता रहा। अनायास विभत्स कांड से लड़का अपना होश खो बैठा था। हम लोगों को अब तक यह पता ही नहीं था कि हाबुल की बहन भी है। उसने अपने परिवार के बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं था। मैंने इतना ही सुना था कि हाबुल की मां के मरने के बाद देव कुमार बाबू ने दूसरी शादी कर ली और हाबुल तथा उसकी नई मां के बीच रिश्ता अच्छा नहीं है। थोड़ी देर बाद हाबुल कुछ शांत हुआ और बताने लगा, पिताजी दिल्ली गए हैं और घर में हैं उसकी बहन और उसकी माँ। आज सुबह रोज की तरह पढ़ने के लिए ऊपर अपने कमरे में चला गया। घड़ी में 8 के घंटे बजने के बाद उसकी माँ की चीख सुनाई थी। वह नीचे भागा। उसने देखा कि माँ रसोई के बाहर खड़ी जोर जोर से रो रही है। मैं समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रही है, इसलिए मैंने रसोई में घुसकर देखा कि उसकी बहन रेखा स्टोव की ओर झुकी खड़ी है। उसने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ। जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैंने उसके पास जाकर उसे हिलाकर देखा तो पता चला कि वह मर चुकी है। उसकी देह ठंडे पत्थर जैसी और हाथ पैर अकड़े हुए थे। इतना कहकर राहुल फिर सिसकने लगा। मैं क्या करूं? व्योमकेशदा, पिताजी यहाँ नहीं है, इसलिए मैं आपके पास भागा आया। रेखा मर गई है। हे भगवान, ये कैसे हो गया व्योमकेशदा? हाबुल की दशा देखकर मुझे भी दया आ गई। व्योमकेश ने हाबुल के कंधों पर हाथ रखकर कहा, हाबुल, अपने को संभालो भाई, संकट में हिम्मत नहीं हारते। अच्छा यह बताओ कि रेखा को क्या कोई बीमारी थी? कोई हृदय की बीमारी? मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझता ऐसा कुछ था। उम्र क्या थी? 16 वर्ष। वह मेरे से 2 वर्ष छोटी है। क्या उसे हाल ही में बेरी बेरी या कोई अन्य बीमारी हुई? नहीं। व्योमकेश ने फिर कुछ देर सोचा, फिर बोला, चलो चलो तुम्हारे घर चलते हैं। जब तक मैं स्वयं ना देख लूं क्या हुआ है, तब तक कुछ कह नहीं सकता। तुम अपने पिता को तार देकर तुरंत आने को कहो। लेकिन रुको, अभी जरूरी है कि हमें एक डॉक्टर मिले। डॉक्टर रुद्रा तो तुम्हारे बगल में ही रहते हैं। तब चलो, आओ अजीत। जल्दी ही हम देव कुमार बाबू के घर पहुंच गए। घर सामने से तिकोना था, जैसे दोनों तरफ बने घरों ने इस घरों को दोनों ओर से घिरकर तिकोनिया कर दिया। इसलिए नीचे एक कमरा और रसोई दिखाई दी, उसके साथ भंडार घर और पीछे बाथरूम था। घर के दरवाजे पर पहुंचते हुए हमें दिखाई दिया एक महिला खड़ी चीख रही है। स्वर में परेशानी और व्याकुलता थी, लेकिन शोक का आभास कतई नहीं था। स्पष्ट था कि महिला अपनी युवा पुत्री के मरने के शोक से चिल्ला रही है। दरवाजे पर एक बूढ़ा नौकर दिग्भ्रमित होकर खड़ा था। व्योमकेश ने उससे कहा, तुम यहाँ काम करते हो? जाओ सामने के घर से डॉक्टर बाबू को बुला लाओ। कुछ काम मिल जाने से वह खुश होकर बोला, जी सर, और चला गया। हम लोग हाबुल के साथ अंदर दाखिल हुए। जिस महिला की चीख हमें बाहर से सुनाई दी थी, वह सीढ़ियों के नीचे खड़ी चिल्ला चिल्ला कर अपने से ही बात करती जा रही थी। हमारे कदमों की आवाज से उसने चौंक कर हमें अजीब नजरों से देखा कि हाबुल के साथ 2 अजनबी आ रहे हैं, तो जल्दी से आंचल ढककर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई। चढ़ते समय मैंने उसके चेहरे की झलक से महसूस किया कि उसे हमारा आना अच्छा नहीं लगा। झलक के तुरंत बाद उसने चेहरे को आंचल से छिपा लिया। हाबुल धीरे से बड़बड़ाया, मेरी माँ है। ओह अच्छा, व्योमकेश ने कहा, रसोई किधर है? हाबुल ने छोटे से चौके की ओर इशारा कर दिया। उसके बगल में छोटे छोटे कमरे थे। सबसे बड़ा कमरा रसोई घर था। बाहर नल लगा था, जिसकी टपकती बूंदों से वह स्थान चिकना हो गया था। हमने अपने जूते उतार दिए और अंदर गए। कमरे में रोशनी की कमी थी, कोई खिड़की भी नहीं थी। हाबुल ने आगे बढ़कर रसोई का स्विच दबाया, जिससे एक मटमैला प्रकाश फैला और हमें साफ दिखाई देने लगा। दरवाजे के सामने वाली दीवार से सटे 2 कोयले के चूल्हे एक ऊंचाई पर बने हुए थे, जिनमें कोयला भरा था, पर उनमें जला हुआ एक भी ना था। एक चूल्हे के सामने एक लड़की आगे को झुकी खड़ी थी, जैसे पूजा कर रही हो। उसका सिर आगे की तरफ झुका हुआ था, एक हाथ नीचे लटका झूल रहा था, लेकिन पीछे से देखने में नहीं लगता था कि उसकी देह में जान नहीं है।
व्योमकेश ने झुककर उसके हाथ की कलाई पकड़कर नब्ज देखी। उसके चेहरे को देखकर मैं जान गया कि उसको नब्ज नहीं मिली। उसके हाथ को देखकर व्योमकेश ने उसके मुंह को उठाने की कोशिश की। वह थोड़ा सा ही ऊपर उठ सका क्योंकि अब तक सारे शरीर में ऐंठन जम गई थी। देखने में लड़की आकर्षक थी। रंग गोरा, तिकोनिया चेहरा पर मछली जैसे होंठ, उसकी उम्र के लिहाज से शरीर भरा भरा था। लंबे बालों को शायद उसने यूं ही छोड़ रखा जो पीछे झूल रहे थे। वह छपी सूती साड़ी पहने थी। दोनों हाथों में सोने की 3-3 चूड़ियां, कान में टॉप्स तथा गले में हल्का स्वर्ण हार था। व्योमकेश ने नजदीक से एक बार फिर उसका मुआयना किया। वह सीधा होकर 3 कदम पीछे गया। वहां से उसने एक बार फिर देखा। पूरा मुआयना करने के बाद वह दोबारा उसके पास गया और इस बार लड़की के मुड़े हुए दाएं हाथ को देखा। उसने हथेली देखनी चाहिए तो देखा वह कोयले से काली हो गई थी। स्पष्ट था कि उसने ही चूल्हे में कोयला भरा था। उसने देखा कि हथेली के अंगूठे से पहली उंगली सटी हुई है। दोनों को अलग करने में एक छोटा तिनका निकलकर नीचे गिर गया। उसने उठाकर देखा, वह जली हुई माचिस की तीली थी। तीली को नजदीक से देखने के बाद उसने फेंक दिया। फिर उसने लड़की के बाएं हाथ को देखा। हथेली बंद थी। उसकी उंगलियों को हटाकर मुट्ठी खोली तो नीचे माचिस की डिब्बी गिर गई। व्योमकेश ने डिब्बी को खोलकर देखा। उसमें कुछ तीलियां बची हुई थी। फिर सोचकर वह धीरे से बोला, वही तो जो मैंने सोचा था वही निकला। मृत्यु तभी हुई जब उसने चूल्हा सुलगाने के लिए माचिस जलाई। व्योमकेश ने अब उसे छोड़कर रसोई घर में चारों ओर नजर दौड़ाई। उसने लड़की के पीछे से दरवाजे तक फर्श पर बने पद चिन्ह को देखकर बोला, नहीं। मृत्यु के समय रसोई घर में कोई और नहीं था। बाद में एक महिला ने प्रवेश किया और फिर हाबुल अंदर आया।